नमस्कार साथियों, अध्ययन विस्तार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित सबका प्यार सबका साथ सबका विकास के साथ हम शुरू कर रहे हैं आदिकाल प्रथम खंड आदिकाल। प्रथम खंड आदिकाल को हमने पेज नंबर 28 तक कल पूर्ण कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 29 से। इतिहासकार के रूप में आचार्य शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता है कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देना। इस क्षेत्र में उन्होंने एक तो चुने हुए कवियों को ही लिया, जहां मिश्र बंधु विनोद में कवि संख्या 5000 तक पहुंच चुकी थी। वहां उन्होंने उनमें से लगभग 1000 को ही अपने इतिहास में स्थान दिया। फिर भी उनके विवेचन में उनकी साहित्यिक महत्ता व लघुता का ध्यान रखते हुए उन्हें तदनुसार ही स्थान दिया। वस्तु तो इतिहास के इतने संक्षिप्त क्लेवर में भी इतने कवियों का जैसा प्रामाणिक सारगर्भित एवं साधारण विवेचन वे प्रस्तुत कर पाए हैं, उससे इतिहासकार शुक्ल की महानता प्रमाणित होती है। इसी प्रकार विभिन्न काव्य धाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्धारण में भी उन्होंने असाधारण सफलता प्राप्त हुई है। रीति ग्रंथकारों के आचार्यत्व एवं कवित्व का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उनकी उपलब्धियों तथा सीमाओं के संबंध में जो निर्णय आचार्य शुक्ल ने दिए हैं वे बहुत कुछ अंशों में आज भी मान्य हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका इतिहास ही कदाचित अपने विषय का ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म एवं व्यापक दृष्टि, विकसित दृष्टिकोण, स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण और प्रामाणिक निष्कर्षों का सन्निवेश मिलता है। किंतु फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके द्वारा इतिहास की रचना उस समय हुई थी जबकि हिंदी का अधिकांश प्राचीन साहित्य अज्ञात, लुप्त एवं अप्रकाशित अवस्था में पड़ा था तथा उसका प्रामाणिक अध्ययन विश्लेषण नहीं हो पाया था। वस्तुतः इतिहासकार से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह इतिहास की सहस्त्राधिक रचनाओं का स्वयं ही अनुसंधान, अध्ययन, विश्लेषण करके उपलब्ध निष्कर्षों के आधार पर इतिहास की रचना करे, अपितु वह अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा उपलब्ध तथ्यों और निष्कर्षों के आलोक में अपना कार्य संपादन करता है। यह दूसरी बात है कि उन तथ्यों और निष्कर्षों की ऐतिहासिक व्याख्या अपने ढंग से स्वतंत्र रूप में करता है। किंतु आचार्य शुक्ल के इतिहास के लेखन के समय तो हिंदी अनुसंधान का आरंभ मात्र ही हो पाया था। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि सन 1929 तक सारे हिंदी जगत में लिखे गए शोध प्रबंधों की संख्या 3-4 से अधिक नहीं थी। ऐसी स्थिति में इतिहास के जिस पक्ष का संबंध उनके स्वतंत्र चिंतन एवं विवेचना शक्ति से था उसमें तो उन्हें स्थायी सफलता मिली, किंतु जो पक्ष इतिहास की आधारभूत सामग्री से संबंध था उसमें उन्हें अनुमान और कल्पना से काम लेना पड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस पक्ष से संबंधित उनके अनेक निष्कर्ष अब अप्रामाणिक सिद्ध हो गए हैं। इससे उनके इतिहास में ऐसी अनेक त्रुटियां तथा असंगतियों का प्रादुर्भाव हो गया है जो आज की स्थिति में उनके इतिहास के दुर्बल पक्ष को सूचित करती है। इस प्रकार वीरगाथा काल में उल्लिखित रचनाओं के अस्तित्वहीन अप्रामाणिक प्रवृत्ति या अन्य भाषा में रचित सिद्ध हो जाने के कारण भी यह काल आज अत्यंत विवादाग्रस्त हो गया है। भक्ति काल के नामकरण और वर्गीकरण में कठिनाई यह हो सकती है कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से राजाश्रय एवं लोकाश्रय में काव्य रचना करने वाले कवियों के लिए या रामकृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य अवतार या देवी देवता की उपासना करने वाले भक्त कवियों के लिए उसमें समुचित स्थान नहीं है। फिर भी यह नामकरण और वर्गीकरण व्यवहारिक दृष्टि से सरल, सुगम एवं मान्य सिद्ध हुआ। भक्ति काल की ही भांति रीति काल में भी नामकरण, सीमा निर्धारण, परंपराओं व काव्य धाराओं का वर्गीकरण वर्ग विशेष के एक पक्षीय बोध का सूचक है, जिसे इस काल के रीतिमुक्त, प्रेम मार्गीय कवियों, वीर रसात्मक काव्यों के रचयिताओं तथा राजनीति एवं वैराग्य संबंधी मुक्तकों के रचयिता कवियों के साथ न्याय नहीं हो पाता। केशवदास जैसे आचार्य कवि को अलंकारवादी तथा प्रवर्ती रीति कवियों को रसवादी घोषित करते हुए उन्हें रीति परंपरा के प्रवर्तक के पद से वंचित करना भी संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जहां एक और केशव ने रसिक प्रिया में रस सिद्धांत का सांगोपांग निरूपण किया है, वहीं दूसरी ओर रीति कवियों ने प्राय अलंकारों पर भी ग्रंथ लिखे हैं। वास्तविकता यह है कि रीति प्रतिपादन के क्षेत्र में इस काल के प्राय सभी रीतिबद्ध कवियों ने न केवल केशवदास द्वारा प्रस्तुत विषयों का अपितु उनकी प्रतिपादन शैली का भी पूरी तरह से अनुसरण किया है। ऐसी स्थिति में तथाकथित रीति काल का प्रवर्तन केशव से ही मानना ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक होगा।
विभिन्न काव्य धाराओं तथा परंपराओं के मूल उत्सों स्रोतों के यथार्थ अनुसंधान में शुक्ल जी का युगवादी दृष्टिकोण भी बाधक सिद्ध हुआ है। उन्होंने साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों को युग विशेष की चित्रवृत्ति के प्रतिबिंब के रूप में ग्रहण किया। उन तत्वों तथा स्रोतों की उपेक्षा की जिनका संबंध पूर्व परंपरा से है। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने पूरे मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, संत मत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव का सूचक है, प्रेमाख्यान परंपरा सूफी मसनवियों से अनुकृत है आदि। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन सब पर तदयुगीन वातावरण का भी आंशिक प्रभाव है, किंतु यही सब कुछ नहीं। इनके विकास को सम्यक रूप से स्पष्ट करने के लिए संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश की उन परंपराओं पर भी विचार करना आवश्यक है जो हिंदी की विभिन्न मध्यकालीन काव्य धाराओं के मूल में आधारभूत तत्व की भांति विद्यमान है। वस्तुतः संस्कृत साहित्य के पौराणिक परंपराओं, प्राकृत अपभ्रंश के प्रेमाख्यानों व मुक्तकों की धाराओं, सिद्धों व नाथ पंथियों की गुह्य वाणियों की उपेक्षा करके मध्यकालीन हिंदी काव्य की विभिन्न काव्य धाराओं के वर्तमान रूप की आलोचना भले ही की जा सके, किंतु उसके आधार स्रोतों का अनुसंधान और उनके विकास क्रम की ऐतिहासिक व्याख्या संभव नहीं है। आचार्य शुक्ल की नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा एवं प्रौढ़ विवेचना शक्ति के महत्व के समक्ष नतमस्तक होते हुए भी हमें यह कटु सत्य स्वीकार करना पड़ता है कि इतिहासकार शुक्ल की उपलब्धियां उसी सीमा तक ग्राह्य हैं जहां तक वे उनके आलोचक रूप से संबंध है, किंतु जहां वे आलोचक से पृथक होकर शुद्ध इतिहासकार के रूप में अवतरित होते हैं वहीं उनकी अनेक सीमाएं स्पष्ट होने लगती हैं। अवश्य ही ये उनकी अपनी सीमाएं न होकर इतिहास की सीमाएं हैं, अर्थात जिस काल में उन्होंने कार्य किया था उसमें कदाचित यह संभव नहीं था कि इतिहास को वह रूप दिया जा सकता है जो प्रवृत्ति अनुसंधान से उपलब्ध नूतन तथ्यों और निष्कर्षों के आलोक में संभव है। वस्तु तो उस युग की सीमित ज्ञान राशि को लेकर भी उन्होंने उसे जैसा रूप दिया वह निश्चय ही उनके जैसे व्यक्तित्व के लिए ही संभव था। इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का महत्व सदा अक्षुण्ण रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आचार्य शुक्ल के इतिहास के लेखन के लगभग एक दशाब्दी बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्षेत्र में अवतरित हुए। उनकी हिंदी साहित्य की भूमिका क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है, किंतु उसमें प्रस्तुत विभिन्न स्वतंत्र लेखों में कुछ ऐसे तथ्यों और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया जो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेख के लिए नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या प्रदान करते हैं। जहां आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, वहीं आचार्य द्विवेदी ने परंपरा का महत्व प्रतिदिन करते हुए उन धारणाओं को खंडित किया जो युगीन प्रभाव के एकांगी दृष्टिकोण पर आधारित थी। उन्होंने अत्यंत सशक्त स्वरों में उद्घोषित किया कि भक्ति आंदोलन न तो तदयुगीन पराजित हिंदू जाति की निराशा से उद्वेलित है और न ही इस्लाम की प्रतिक्रिया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 7वीं-8वीं शती में जबकि भारत की धरती पर इस्लाम की छाया भी नहीं पड़ी थी, दक्षिण के वैष्णव भक्तों में भक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ विद्यमान थी। इस प्रसंग में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस्लाम के प्रभाव का खंडन करते हुए लिखा है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इसी प्रकार उन्होंने संत काव्य परंपरा के स्रोतों का अनुसंधान करते हुए सिद्धों और नाथ पंथियों की वाणियों, विचार सरणियों, पद्धतियों व काव्य शैलियों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार कबीर आदि इनसे प्रभावित हैं, वस्तुतः भाव, विचार, तर्क, पद्धति, भाषा शैली आदि के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। अतः उसे केवल इस्लाम पर आधारित मानने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के प्रेमाख्यानों के भी मूल स्रोतों का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि उनकी कथा वस्तु, कथानक रूढ़ियाँ, रचना शैली, छंद योजना आदि संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आश्रित हैं। मध्यकालीन हिंदी काव्य के विविध स्रोतों के अनुसंधान के अतिरिक्त आचार्य द्विवेदी ने संत साहित्य और वैष्णव भक्ति काव्य के ऐतिहासिक मूल्यांकन के लिए नया दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है। शास्त्रीय परंपरा के संरक्षक महाकवि तुलसीदास के महत्व पर बल देते हुए अनेक इतिहासकार संतों की अशिक्षित, असंस्कृत व अविकसित घोषित करके उनकी अवमानना करने का प्रयास करते हैं, जबकि आचार्य द्विवेदी ने वस्तु स्थिति की गहराई घोषित करते हुए लिखा है, कभी कभी हास्यास्पद भाव से कबीरदास को शास्त्रज्ञ
शास्त्र ज्ञानहीन सुनी सुनाई बातों का गढ़ने वाला आदि कह दिया जाता है। मानो उसे युग में जुलाहे, मोची, धुनिये और अन्याय नीची कही जाने वाली जातियों के लिए शास्त्र और वेद का दरवाजा खुला था और कबीर दास आदि ने जानबूझकर उनकी अवहेलना की थी। सच पूछा जाए तो शास्त्र ज्ञान तत्व ज्ञान के मार्ग में जब सब समय सहायक ही नहीं होता और कभी कभी तो युग की तथोक्त नीच जातियों में से आए हुए महापुरुषों का शास्त्रीय तर्क जाल से मुक्त होना श्रेष्ठकर जान पड़ता है। हिंदी साहित्य की भूमिका के अनंतर आचार्य द्विवेदी के इतिहास संबंधी कुछ और रचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। इनमें उन्होंने अपने तद विषयक विचारों को और अधिक व्यवस्थित और पुष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषता मध्यकालीन काव्य के स्रोतों व पूर्व परंपराओं के अनुसंधान था। उनकी अधिक सहानुभूतिपूर्ण व यथा तथ्य व्याख्या करने की दृष्टि से आचार्य द्विवेदी का योगदान अप्रतिम है। वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापना को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। साथ ही उनके युग रुचिवादी एकांगी दृष्टिकोण के समानांतर अपने परंपरागत दृष्टिकोण को स्थापित करके उन्होंने हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए एक व्यापक एवं संतुलित इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी घटना, रचना या धारा की शुद्ध विकासवादी व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए परंपरा और युग स्थिति दोनों पक्ष ही विचारणीय हैं। आचार्य द्विवेदी ने जहां परंपरा पर बल दिया, वहीं आचार्य शुक्ल ने युग स्थिति पर अतः कहा जा सकता है कि दोनों के मत इस दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हैं। जहां तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा के बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। पूर्ववर्ती आचार्य सांस्कृतिक धाराओं, सरणियों और पद्धतियों का जैसा गंभीर अनुशीलन उन्होंने किया था तथा मध्यकालीन जनमानस की भावधाराओं में जैसी गहरी डुबकी उन्होंने लगाई है, वह किसी और के लिए संभव नहीं है। किंतु फिर भी उन्होंने अपना लक्ष्य आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित इतिहास के स्थूल ढांचे में ही अपनी धारणाओं को समेट देने तक का रखा है, जबकि उसे आमूलचूल परिवर्तित कर देने की शक्ति का भी उसमें अभाव नहीं था। शुक्ल जी द्वारा स्थापित प्रथम 3 कालखंडों को बाह्य रूप व भीतरी आधारों की दृष्टि से पूर्णतः झकझोर कर देने के बाद भी उन्होंने उसे उन्मूलित कर देने का कार्य अपने हाथों से संपादित नहीं किया। शायद यह उनकी अहिंसक दृष्टि का परिणाम है कि वे पूर्व व्यवस्था के सारे दोषों व अवगुणों का उद्घाटन करने के बाद भी अपनी ओर से उसमें परिवर्तन का कोई प्रयास नहीं करते। कदाचित यही कारण है कि उनके इतिहास की रूपरेखा, काल विभाजन पद्धति व काव्य धारा की नियोजना बहुत कुछ आचार्य शुक्ल के इतिहास के ही अनुरूप है। आचार्य द्विवेदी के साथ साथ इस क्षेत्र में अवतरित होने वाले एक अन्य विद्वान डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि को ही लिया है। संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त करते हुए सामान्यतः रामचंद्र शुक्ल के ही वर्गीकरण का अनुसरण किया गया है। इतना आवश्यक है कि युगों में धाराओं के नामकरण में किंचित परिवर्तन कर उन्हें सरल रूप दे दिया गया है तथा निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा या निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा जैसे लंबे लंबे नामों के स्थान पर संत काव्य, प्रेम काव्य आदि का प्रयोग किया गया है, जो अधिक सुविधाजनक है। वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल और जोड़ दिया है। यद्यपि इस समय तक अपभ्रंश और हिंदी का भेद भली भांति स्पष्ट हो चुका था तथा स्वयं डॉक्टर वर्मा ने भी दोनों को भिन्न भिन्न माना है, फिर भी अपभ्रंश के सिद्ध जैन व नाथपंथी कवियों की वाणी को हिंदी साहित्य में स्थान देने का भी वे लोग संवर्ण नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी का साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। ऐतिहासिक व्याख्या की दृष्टि से यह इतिहास आचार्य शुक्ल के गुण दोषों का ही विस्तार है। कवियों के मूल्यांकन में अवश्य लेखक ने अधिक सहृदयता, कलात्मकता का परिचय दिया है। अनेक कवियों के काव्य सौंदर्य का आख्यान करते समय लेखक की लेखनी काव्यमय हो उठी है, जो कि डॉक्टर वर्मा के कवि पक्ष का संकेत देती है। शैली की इसी सरसता और प्रभावपूर्णता के कारण उनका इतिहास पर्याप्त लोकप्रिय हुआ तथा पाठकों को इस बात का अभाव प्राय खलता रहा है कि यह भक्ति काल तक ही सीमित है। इसका शेष भाग अलिखित रहा है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा भी हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास प्रकाशित करने की विशाल योजना क्रियान्वित हुई है, जिसके अंतर्गत समस्त हिंदी साहित्य को 16 भागों में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि इस ग्रंथ के लेखन के लिए कुछ सामान्य सिद्धांतों और पद्धतियों का निर्धारण कर
निर्धारण कर लिया गया है, फिर भी प्रत्येक खंड के अलग अलग विद्वानों के संपादन में तथा विभिन्न लेखकों के सहयोग से निर्मित हुआ है तथा संपूर्ण ग्रंथ के लेखक में शताधिक लेखकों का सहयोग लिया गया है। ऐसी स्थिति में जिसकी उपलब्धियों और सीमाओं के बारे में सामान्य रूप में कुछ कहना कठिन है, वस्तुतः प्रत्येक खंड की सफलता असफलता बहुत कुछ इसके संपादक व सहयोगी मंडल पर निर्भर है। समग्र रूप से यह योजना हिंदी साहित्य इतिहास की बिखरी हुई सामग्री को सूत्रबद्ध कर सकी है। इसमें संदेह नहीं कि इतिहास के स्थूल ढांचे के रूप में इसमें आचार्य शुक्ल के इतिहास को ही किंचित संशोधित करके अपनाया गया है। अतः मूल ढांचे के गुण दोष इसमें भी अधिक व्यापक, विस्तृत एवं सबल रूप में विद्यमान है। यदि सभी क्षेत्रों में के शताधिक लेखकों के स्वतंत्र सहयोग की अपेक्षा कुछ चुने हुए अधिकारी विद्वानों के सामूहिक योग से इसका निर्माण होता तो निसंदेह इसमें अपेक्षाकृत अधिक एकरूपता, अद्वितीय एवं सजीवता आ पाती। विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग के आधार पर लिखित इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य भी उल्लेखनीय है, जिसका संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया है। जहाँ नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा नियोजित इतिहास में आचार्य शुक्ल के इतिहास की रूपरेखा को अधिक ध्यान में रखा गया है, वहीं इसमें यत्र तत्र अधिक स्वतंत्रता से काम लिया गया है। यही कारण है कि इसमें हम रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपराओं को भी स्थापित देखते हैं, पर साथ ही इसमें कुछ दोष भी हैं, जिसे विभिन्न अध्यायों में विभिन्न लेखकों ने इतिहास लेखन की विभिन्न दृष्टियों और पद्धतियों का उपयोग किया है, जिसे इसमें एकरूपता, अनविति एवं संश्लेषण का अभाव परिलक्षित होता है। फिर भी हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा में इसका विशिष्ट स्थान है। उपयुक्त इतिहास ग्रंथ के अतिरिक्त भी अनेक शोध प्रबंधों और समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे गए, जो हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को तो नहीं, किंतु उसके किसी एक पक्ष, अंग या काल को नूतन ऐतिहासिक दृष्टि और नई वस्तु प्रदान करते हैं। इन सब का विवेचन तो यहाँ संभव नहीं, किंतु इसका संकेत अवश्य किया जा सकता है। यथा डॉक्टर भागीरथ मिश्र का हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र की रीति काव्य की भूमिका, श्री परशुराम चतुर्वेदी का उत्तरी भारत की संत परंपरा, श्री प्रभुदयाल मित्तल का चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य, श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत, श्री चंद्रकांत बाली का पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर टिकम सिंह तोमर का हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया कृत राजस्थानी भाषा और साहित्य व राजस्थानी पिंगल साहित्य, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के आधुनिक काल संबंधी विभिन्न शोध प्रबंध, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर सियाराम तिवारी का मध्यकालीन खंड काव्य, डॉक्टर सरला शुक्ल, डॉक्टर हरिकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा प्रभृति विद्वानों के प्रेमाख्यानक काव्य संबंधी शोध प्रबंध आदि ऐसे शताधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, जिनके द्वारा हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों, काव्य रूपों, काव्य धाराओं, उपधाराओं के साहित्य आदि पर प्रकाश पड़ता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन शोध प्रबंधों में उपलब्ध नूतन निष्कर्षों के आधार पर अद्यतन सामग्री का उपयोग करते हुए नए सिरे से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाए। ऐसा करने के लिए आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि वह उस सामग्री पर आधारित है जो आज से 40-50 वर्ष पूर्व उपलब्ध थी। इस बीच बहुत सी नई सामग्री प्रकाश में आई है। इस लक्ष्य की पूर्ति का एक प्रयास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में हुआ है, जिसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। इस प्रकार गारसा दत्तासी से लेकर अब तक की परंपरा के संक्षिप्त सर्वेक्षण से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि लगभग एक शताब्दी की ही अवधि में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन अनेक दृष्टियों, रूपों और पद्धतियों का आकलन और समन्वय करता हुआ संतोषजनक प्रगति कर अनेक दृष्टियों, रूपों और पद्धति को आकलन और समन्वय करता हुआ संतोषजनक प्रगति कर गया है। इतना ही नहीं, हमारे लेखकों ने न केवल विश्व इतिहास दर्शन के बहुमान्य सिद्धांतों और प्रयोगों को अंगीकृत किया, अपितु उन्होंने ऐसे नए सिद्धांत भी प्रस्तुत किए हैं जिनका सम्यक मूल्यांकन होने पर अन्य भाषाओं के इतिहासकार भी उनका अनुसरण करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के आधार। अंत में प्रस्तुत अध्याय की समाप्ति के पूर्व हमें उन स्रोतों व आधारों पर भी दृष्टिपात कर लेना चाहिए जिससे हिंदी साहित्य के लेखन में सहायता ली जाती है। इन्हें हम 5 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं: साहित्यकारों की प्रकाशित व अप्रकाशित रचनाएं, साहित्यकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय, प्रस्तुत करने वाली कृतियाँ,
साहित्य के विभिन्न अंगों, रूपों, धाराओं व प्रवृत्तियों की व्याख्या से संबंधित आलोचनात्मक व अनुसंधान पर ग्रंथ, प्राचीन साहित्यकारों के काल निर्धारण व रचनाकाल के निर्णय में योग देने वाली ऐतिहासिक सामग्री जैसे शिलालेख, वंशावलियाँ, प्रामाणिक उल्लेख आदि, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों व स्थितियों का पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। उपयुक्त वर्गों पर यहाँ क्रमशः विचार किया जा सकता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत आने वाली प्रकाशित रचनाओं की उपलब्धि तो विशेष कठिन नहीं है, किंतु अप्रकाशित सामग्री की उपलब्धि अवश्य दुष्कर है। नागरिक प्रचारणी सभा तथा कई अन्य संस्थाएं इस कार्य में वर्षों से लगी हुई हैं। उनके द्वारा उपलब्ध रचनाओं का विवरण खोज रिपोर्टों में प्रकाशित होता है। दुर्भाग्य से इस प्रकार की सहस्त्राधिक रचनाएं अभी तक अप्रकाशित पड़ी हैं। द्वितीय वर्ग की प्राचीन रचनाओं में 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, गुरु ग्रंथ साहिब, भक्त नामावली, कविमाला, कालिदास हजारा, सतकवि गिराविलास, कवि नामावली, राग साग रोधभव, राग कल्पद्रुम, श्रृंगार संग्रह आदि उल्लेखनीय है। इनका रचनाकाल 17वीं शती से लेकर 19वीं सदी के अंत तक का है तथा इसमें प्राचीन और मध्यकालीन कवियों और काव्यों के संबंध में विभिन्न तथ्यों का पता चलता है। जहाँ तक आधुनिक काल के साहित्य का परिचय देने वाले ग्रंथों की बात है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन व अन्य कई लेखकों द्वारा समकालीन लेखकों और उनकी रचनाओं के वृत्त संग्रह निर्देशिकाओं के रूप में प्रकाशित हुए हैं, जो इतिहास लेखक के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन और विभाजित कालों का नामकरण साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। इनके आधार सामान्यतः काल विभाजन और उनके नामकरण इस प्रकार माने गए हैं। धन्यवाद। शेष आगे की वीडियो में